जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं, एग्जाम में जो बार बार पूछा जाता था उसी प्रश्न को ज्यादा चलना है कि ज्यादा चांस उसी को पूछने के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट छट छट के लाए हैं कि ज्यादा जो पहुंचने का चांस 2024 में पूछने का 100% है, वही सब क्वेश्चन है। आप सभी को हिस्ट्री का ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो रहेगा ना, बहुत भिवियाई रहेगा। इसलिए आप सभी एक प्रश्न देखना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिएगा ये भिवियाई प्रश्न कर लीजिए। ठीक, इसलिए आप सभी को ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने दोस्तों में शेयर करें और अपना बहुत सा ग्रुप में शेयर करें, मतलब कि जितना आपका टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप, जितना आप सभी को ये अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि ये वीवीआई प्रश्न महत्वपूर्ण लाया है। आज हिस्ट्री का आप सभी के लिए जो लाए हिस्ट्री यानी कि इतिहास का प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत वीवीआई, इसीलिए यह क्लास आप सभी देखना मत भूलिएगा। आप सभी इतिहास का ये वायरल प्रश्न होने जा रहा है, आज बहुत गर्दा मचने वाला है, इसलिए आप सभी एकदम पूरा इंटरेस्ट पढ़िए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। इसलिए आप सभी टेंशन में पढ़िएगा तो कोई भी चीज़ याद नहीं होगा, इसलिए आप सभी को अस्थायी दिमाग से पढ़िए कि क्योंकि हमको नंबर लाना है। ठीक, नंबर लाना है तो किसी भी चीज़ में ना, तो अस्थायी से कम करना पड़ता है, ये नहीं कि हावड़ा के कम करना पड़ता है। इसलिए आप सभी के लिए ये बेसब्री से इंतजार भी होगा कि वायरल प्रश्न कैसे आएगा आप सभी पढ़ने, इसलिए आज जिसका इंतजार था वो प्रश्न आ ही गया। ठीक, इसलिए स्टार्ट करते हैं क्लास सभी को। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी को आप सभी का चैप्टर वाइज रहेगा वीवीआई प्रश्न, ये जान लीजिए। ये सभी चैप्टर का लगभग वीवीआई, ये बहुत छठा हुआ प्रश्न, ये तो आप सभी को जानकारी मिल गया है। और सभी को ये जो चैप्टर की जानकारी देने वाले सभी को क्वेश्चन को डिटेल करते हुए जानकारी देंगे, क्योंकि आप सभी को समझने यानी पढ़ने में याद करने में कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए आप सभी को क्लास को शिद्दत से देख लीजिएगा, आप सभी को क्लास में ही याद कराने की गारंटी है। ठीक, इसलिए आप सभी एक बार क्लास को बड़ी ईमानदारी से देखिएगा। ईमानदारी से देखो किसे कहते हैं, ईमानदारी जी ऐसा चीज है कि एक अच्छा से क्लास को देखिए, एक सीधा से देखिए, है नहीं कि इधर पढ़ रहे हैं क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उधर भी ध्यान है इधर भी ध्यान है, इसको ईमानदारी नहीं कहते। ईमानदारी कहते हैं सिर्फ क्लास कर रही थी, क्लास पे ईमानदारी होनी चाहिए, क्लास पर ध्यान होना चाहिए। ठीक, इसलिए देखिए कहता है कि मेजनी कौन था। देखिए मेजनी जो था ना, यानी कहता है साहित्यकार, जनतांत्रिक विचारों का समर्थक था। कौन था? एक समर्थक था। योग्य सेनापति भी था। क्या था? एक योग्य सेनापति भी था, अच्छा सेनापति था। उन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली के बारे में जो है ना, ये बहुत कुछ सोचता था। ये जो ऑस्ट्रिया से ये क्या था, जो बांधा हुआ था, जो घेरा हुआ था, जो मान लीजिए, तो उससे ये अपना क्या था, आज़ादी दिलाने में बहुत ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए कहता है कि इटली के मसीहा, यानी इटली का मसीहा जो कहा जाता है, मेजनी को कहा जाता है। ठीक, लेकिन तो उन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भूमिका निभाई थी। मेजनी ने यंग इटली, यंग यूरोप नामक संस्था की संस्थापना भी किया और स्थापना किया। और इटली का जो जन्म हुआ था ना, 22 जून 1805 में था, मृत्यु 10 मार्च 1872 में गया। और देखिए 22 जून 1805 में इसका जन्म हुआ है, और ये इटली के बारे में ये बहुत कुछ सोचा और बहुत कुछ काम भी किया। इटली को देखिए ऑस्ट्रेलिया से विकास मैंने कि ऑस्ट्रेलिया से ये अपना बहुत सा स्वतंत्रता पाने के लिए अपना बहुत भूमिका निभाया। एक बचपन से ही इसको क्रांतिकारी में योगदान था कि ऑस्ट्रेलिया को या इस नेता की इटली के बारे में, क्रांतिकारी के बारे में पढ़ता भी था, लिखता भी था, सोचता भी था। और इसका सब चीज़ का जानकारी कौन दे रहा था? इसका पिताजी देने वाला था। और योद्धा जो होता है सभी का अपना पिताजी होता है और माताजी होता है। इसी का योद्धा बता बना रहा था कौन? उसके माताजी, अगर पिताजी बना रहा था, इसकी जानकारी क्रांतिकारी के बारे में जानकारी बढ़िया तरीके से बचपन से ही था। और इसका जानकारी ज्यादा रहस्य भी था क्रांतिकारी के बारे में। इसीलिए कहता है कि इटली का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है इटली का मसीहा। ठीक है, क्यों कहा जाता है कि क्योंकि वो अपना ऑस्ट्रिया से जो आज़ादी दिलाने का ये गारंटी लेता था, और मैंने कि पूरा जोर लगा रहा था ये किससे, ऑस्ट्रिया से, किसको? इटली को एक सांसा बना देता है कि अपने एक एकता के रूप में, कि सभी एक एकता रूप में करेंगे, वो अपना व्यवस्था करवाएंगे अच्छा तरीका से। इसीलिए कहता है मेजनी को ऑस्ट्रेलिया में इटली का चांसलर कहा जाता है, इटली का मसीहा कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। ठीक, इसलिए कहता है मेजनी साहित्यकार, जनतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति भी था। ठीक, और उन्होंने इटली के एकीकरण में एक करने में, इटली का एक जगह करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, और मेजनी ने यंग इटली, यंग यूरोप का भी नामक संस्था की स्थापना की। और बोलेगा इटली में कि मेजनी का जन्म कब ईस्वी तक, कितना ईस्वी में था? 22 जून 1805 में, और मृत्यु 10 मार्च 1872 ईस्वी में। ठीक, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता देखिए यह पीडीएफ आप सभी को यदि लेना है ना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये जुड़ सकते हैं।
जो मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप सभी को जोड़ने में कोई पैसा चार्ज कोई कुछ भी नहीं लगता और आप सभी को बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिलने वाला है। ठीक, जितना हेल्प हो सकेगा जितना चीज़ मिल सकता है इंपॉर्टेंट वर्ड सभी चीज़ ये व्हाट्सएप ग्रुप इसमें हाई करके भेजेगा, आप सभी को ग्रुप में जोड़ देगा और सभी को पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है डीके सर क्लासेस। ठीक, इसका व्हाट्सएप नंबर 96 086 92 909 है। ठीक, इसमें हाई लिख के भेजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी को पेड ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देना। ठीक, और आप सभी को ये सही वायरल प्रश्न मिलने वाला है एकदम पूरा बिल्कुल फ्री में। गेस क्वेश्चन या तो क्रैश कोर्स का पीडीएफ कह सकते हैं, आप सभी को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। ठीक, इसलिए आप सभी इस पीडीएफ के माध्यम से आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ठीक, देखिए कहता है, देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी के कार्य क्या कहता है, काम क्या कहता है, उसी के बारे में चर्चा करना है कि गैरीबाल्डी जो पेशे से एक नाविक था, क्या था, एक नाविक था। वे सशस्त्र क्रांतिकारी द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। किसका किसका प्रयास कर रहा है, रियासतों और एकीकरण तथा गणतंत्र स्थापना करने का क्या कर रहा था, वो प्रयास कर रहा था। गैरीबाल्डी ने अपने सैनिकों की मदद से इटली के प्रांत सिसिली अपने सैनिक में से, अपने अकेला नहीं करता था, अपने सैनिक के साथ करता था। ठीक, मदद से इटली के प्रांत और सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए थे। इस प्रकार की कोई गतिविधि में गैरीबाल्डी शामिल थे। इस तरह की गतिविधि में क्या था, गैरीबाल्डी क्या था, शामिल था। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आप सभी को डिटेल से जानकारी लेना है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधा क्या कर रहा था, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। ठीक, कहता है कि जर्मनी लगभग कितना 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। जो आप सभी को जो है ना कि जर्मनी जो छोटे बड़े राज्य में था, 300 बड़े छोटे बड़े राज्य में विभाजित था। कितना आप सभी को बोलेगा कि जर्मनी कितने छोटे बड़े राज्य में विभाजित था, 300 छोटे बड़े राज्य में विभाजित था। ठीक, यानी अलग अलग बटा हुआ था। ठीक, देखिए कहता है कि यहाँ राज्यों में राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। मैंने यहाँ जो था ना, राजनीतिक भी अलग था, सामाजिक भी अलग था, धार्मिक भी क्या था, विषमता अलग अलग सभी था, एक रंग की जैसा नहीं था। ठीक, वही कहता राष्ट्रवाद की भावना का होता, राष्ट्रवाद का अपना भावना देखिए, अपना देश अपने से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते नहीं, उसको अपने देश के राष्ट्र के प्रति भावना नहीं था। इसको ये अभी सभी को जर्मनी का, इसीलिए कहता है कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था और अपने राज्य में राजनीतिक सामाजिक धार्मिक का क्या था, विषमताएं थी, एक नहीं था, इसलिए विषमताएं थी। ठीक, और राष्ट्रवाद की क्या थे, भावना नहीं था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेयर में कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि देखिए इटली के जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या था, ये क्या थी। ठीक है, कहता है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की बाधा बना हुआ था। ऑस्ट्रिया की क्या था, बाधा बना हुआ था। ठीक, कहता है कि इटली 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद इटली में जो नागरिक आंदोलन शुरू हुआ था, इटली में जो है नागरिक आंदोलन जो शुरू हुआ था, कहता है कि उसे ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने दबा दिया था। क्या था, ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर था मेटरनिक, क्या था, ये दबा देता, बहुत प्रयास किया था मैं ये मेटरनिक ने। ठीक, कहता है कि जिससे इटली का एकीकरण रुक गया, जिससे इटली का क्या कहे, इटली का एकीकरण में एक बांधा जो बन रहा था ना, एक जगह इकट्ठा होने का जो प्रयास हो रहा था, इटली का क्या होता, रुक गया था। ठीक है, कहता है इटली का एकीकरण क्या कहता, रुक गया था। कहता है कि देखिए कहता है जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया चांसलर मेटरनिक ने दमनकारी कानून लाया। कौन सा कानून लाया था, दमनकारी कानून लाया था, जिससे जर्मनी के एकीकरण में बाधा हुई, जिससे कि जर्मनी के एकीकरण में क्या होती, बाधा हुई। जो एकीकरण करना चाह रहा था जर्मनी ने, वो उसका बाधा हो गया। और जो जर्मनी ने किसके एकीकरण का बाधा हुई, जर्मनी के एकीकरण का क्या हो गया था, बाधा हो गया था। ठीक, देखिए जर्मनी में, अगला क्वेश्चन फिर से बताएं, कहता है कि जर्मनी में राष्ट्रवाद भावनाओं को कुचलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने दमनकारी कानून लाया था। कौन सा कानून लाया था, दमनकारी कानून लाया था। ठीक, जिससे जर्मनी के एकीकरण में बाधा हुई थी, जिससे जर्मनी के एकीकरण में क्या था, बाधा हुआ था। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। ठीक, देखिए जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने
जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क, कौन बिस्मार्क ने कौन कौन सी नीति अपनाया था? कहता है बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति का महत्वपूर्ण, सैन्य शक्ति किसका, सैन्य शक्ति यानी कि सेना शक्ति का, सेना शक्ति के महत्व को समझाता था। इसलिए उन्होंने रक्त और लोह नीति का अपनाया था। किसको अपनाया था? रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किया था, यह अपनाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर 2 में, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट जो था ना, ये 3 4 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है मैंने कि चैप्टर 2 का, कहता है कि रूसी क्रांति, किसका, रूसी क्रांति। और ये अध्याय 2 है, समाजवाद एवं साम्यवाद। अध्याय 2 क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद। इससे भी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, यदि आप सभी इसको पढ़ लेते हैं निश्चित है परीक्षा में ये लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा दोनों में, इससे बाहर होने वाला नहीं। इसीलिए आप सभी को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यह क्लास जरूर से जरूर, ठीक, आप सभी को फायदा होगा। ठीक, कहता है कि रूसी क्रांति के 2 कारण का वर्णन कर। रूसी क्रांति का जो था ना, उसका 2 कारण क्या कहता है? कहता है कि रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित है। क्या है निम्नलिखित? कहते हैं निरंकुश एवं अत्याचारी शासन व्यवस्था का होना। निरंकुश एवं अत्याचारी शासन व्यवस्था का क्या था? होना था। ठीक, और दूसरा में कहता है कि किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति का होना था। देखिए एवं अत्याचार एकदम निरंकुश हो गया था। ठीक, और जो था किसान और मजदूर था ना, उसका दयनीय स्थिति बहुत गिर गया था। इसका दयनीय स्थिति क्या था? बहुत गिर गया था। ठीक, ये इसके 2 रूसी क्रांति का कारण था। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? ठीक, कहता है कि देखिए खूनी रविवार जो है ना, देखिए वर्ष 1904 से 1905 ईस्वी रूस जापान युद्ध में, रूस के जापान में युद्ध हो रहा था, रूस जापान। कहता है रूस एक छोटे से देश जापान से, रूस एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया, मतलब कि ये क्या, हार गया, जिसके कारण रूस की जनता अपनी इस सेना के पास, जो रूस जो हार गया ना, रूस की जनता जितना था ना, रूस की जनता अपना ही सेना पास है, नहीं कि जापान के सेना के पास, अपना ही जनता के पास गया। कहता है सेना बना अपना ही जनता के पास, अपनी ही सेना के विरोध में, अपनी सेना के विरोध में। कहता है कि रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। जो वहां का राजा था ना, सेंट पीटर्सबर्ग की ओर महल जो था वहां की ओर जा रहा था। ठीक, कौन? रूस की ही सब छोटा सब जितना अपना प्रजा के जितना वही था, अपनी जनता जितना सेनापति विरोधी था, जनता सभी। अब जनता जाता कहाँ? रूस के कहाँ? सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। ठीक, कहता है जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। वे सोचा कि अपना ये हम क्षतिपूर्ति हो चुके हैं बैठे, और ये सभी अपना लगे तंग तंग करता है। ठीक, इसलिए क्या किया, ये अपना ही जनता पर क्या दे, गोलियां बरसाना चालू कर दिया। गोलियां जब बरसाना चालू करते कहते हैं निहत्थे लोगों, तो उसके बाद ना हथियार था ना गोली था, कोई भी चीज व्यवस्था नहीं था। ये अपना क्या किया, गोली जब बरसाना चालू करवा दिया कि जाओ इसको खत्म कर दो, मार डालो। अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें बहुत सारे लोग क्या गए, मारे गए। इसमें बहुत सारे लोग मारे, बहुत सारे लोग मारा गया था उस दिन। कहते लेकिन उस समय जो उस दिन अचानक था ना, उस दिन रविवार के ही दिन था। किस दिन था उस दिन जो था, जिस दिन निहत्थे लोगों पर जो गोली चल रहा है, उस दिन कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। इसलिए उसे खूनी रविवार कहता है, क्योंकि बहुत सारा खून गिरा था, इसलिए उसे कौन सा दिन बोला जाता है? खूनी रविवार बोला जाता है। इसलिए इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, जाता है। यह घटना 9 जनवरी 1905 या नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 ईस्वी को हुई थी। ठीक, देखिए ये जो नए कैलेंडर, पुराना जो कैलेंडर था 9 जनवरी 1905 ईस्वी, और नया कैलेंडर जो आया था ना, उसमें 22 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ। यह ऐसा ऐसा जो खुली रविवार को नाम से बोला जाता है, इस तरह से आपका घटना हुआ था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति क्या कहता है? अक्टूबर क्रांति कहता है वो उत्तर उत्तर जो है तो रूस में हुए बोल्शेविक क्रांति को, रूस में जो हुए बोल्शेविक क्रांति को, रूस में हुए बोल्शेविक क्रांति को, रूस में हुए बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति क्या देखा जाता है? रूस में हुए बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? रूस में जो हुआ था ना बोल्शेविक क्रांति, उसको अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। कौन सा क्रांति के नाम से जाना जाता है? अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। कहते हैं यह क्रांति वर्ष 1917 में हुई थी। यह क्रांति जो था कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह क्रांति मैन सेविकों यह क्रांति मैन सेविकों और बोल्शेविक के बीच सत्ता के संघर्ष के लिए हुई थी। कौन सा था? सत्ता के संघर्ष के लिए हुआ था। ठीक, हुआ था। कहता इस क्रांति के बाद सत्ता बोल्शेविक के पास आ गया। सत्ता क्या था? बोल्शेविक के पास ही आ गया। ठीक, जिसका प्रमुख लेनिन था। जिसका प्रमुख कौन था?
ये जो एक राजनेता था उसका लेनिन था। तो इस क्रांति के बाद रूस का नव नव नवनिर्माण यानी कि नवनिर्माण आरंभ हो गया, यानी कि आरंभ स्टार्ट फिर हो गया। इस क्रांति के बाद रूस का नव आरंभ स्टार्ट हो गया। ठीक, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 नंबर कहते हैं सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? क्या कहता है सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? कहते हैं समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग, किसमें गरीब लोग भाग लेता है, ये शामिल होता है, उसे ही सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। ठीक, ये कौन सा वर्ग कहा जाता है? सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? कहता है कि रूस की क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। क्या की आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। ठीक, कहता है इस व्यवस्था में सामाजिक और विषमताओं को समाप्त कर दिया गया। इसमें सामाजिक और विषमता जो था ना उसमें क्या गया? समाप्त कर दिया गया। कहता है वर्ग विहीन समाज का निर्माण कर पूंजीवाद और जमींदार वर्ग का उन्मूलन कर दिया गया। क्या कहते हैं? जमींदार और उन्मूलन का क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। ठीक है, कहता है जमींदार वर्ग और उन्मूलन कर दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। कहता है हुआ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? कौन सा आंदोलन? हुआ आंदोलन। ठीक, कहता है कि हुआ एक ऐसा बौद्धिक, धार्मिक एवं क्रांतिकारिक आंदोलन था। यह वर्ष 1939 में शुरुआत है। कब हुआ था? यह वर्ष 1939 में स्टार्ट हुआ था। ठीक, कहता है जिसके नेता हुए न फुसो नाम था उस नेता का। ठीक है, कहता हुए क्रांतिकारी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। क्रांतिकारी घटना भी हो जाता था, वो अंजाम भी देता था कि कोई बात नहीं, अंजाम है। ठीक, अंजाम ये घटना है जिसमें आत्मदातक शामिल होता था, जिसमें आत्मदातक क्या होता था? शामिल होता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि हो चिन मिन मार्ग क्या है? मार्ग में क्या था? रास्ता, यानी कि हो चिन मार्ग क्या है? कहता है हो चिन मार्ग हनोई से चलकर, कहाँ? हनोई से चलकर और लाओस कंबोडिया सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता। कहाँ तक जाता? दक्षिणी वियतनाम। हनोई से चलकर दक्षिण वियतनाम तक जाता था, जाने वाले रास्ता को ही क्या कहता है? जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें क्या थे? निकल कर जुड़ी हुई थी। जैसे कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें भी क्या होती थी? उससे जुड़ी हुई थी। ठीक है, और इस मार्ग को अमेरिका ऐसे अनेक बार क्षतिग्रस्त करने क्या था? तोड़ फोड़ देता, कुछ कर देता क्या अमेरिका अनेक बार, लेकिन वे क्या करता था? फिर ठीक करा था, परंतु इसे पुनः ठीक करवा दिया जाता था या पुनः ठीक कर दिया जाता था। ठीक, यही एक हनोई समझौता था, माने कि हो चिन मार्ग था, यानी कि हो चिन एक रास्ता था। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि नपॉन और एजेंट ऑरेंज क्या है? नपॉन एवं अनेक नपॉन नपॉन और एजेंट ऑरेंज क्या था? कहते हैं नपॉन एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसका उपयोग त्वचा को जलाने के लिए होता था। जो नपॉन जो था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें त्वचा को इस शरीर के ऊपर डाल देता था, वो जला देता था। वो एक कंपाउंड त्वचा को जलाने के लिए होता था। कहते हैं एजेंट ऑरेंज ये एक तरह का जहर भी था। यह एक तरह का क्या था? जहर के भी काम करता था। ठीक है, जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत सुलझ माने कि झुलस जाती थी। एक जहर की तरह काम करता था। जैसे पत्ती के पेड़ के पत्ता होता है ना, पेड़ जो होता उसको यदि डाल देता तो क्या वो भी झुलस जाता था। ठीक, कहता है एवं पेड़ मर जाते थे, तो यदि पेड़ पर दे देते थे ना पूरा पेड़ भी मर के खत्म हो जाता। कहता है जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया था। किसका? माने कि नपॉन एजेंट ऑरेंज का। नपॉन एजेंट ऑरेंज का। ठीक, ये जहरीला के भी काम करता था, पत्ती भी सुलझा देता था और पेड़ को भी खत्म कर देता था। ठीक, कहता है अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? कहता है कि जेनेवा समझौता हुआ था, जो जेनेवा समझौता वर्ष 1954 ईस्वी रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। किसके के बीच हुआ था? रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। ठीक है, कहता है यह समझौता वियतनाम को दो भागों में बांट दिया था। यह समझौता हुआ था ना, वियतनाम जो था ना इसको दो भागों में बांट दिया था। किसको? वियतनाम को दो भागों में बांट दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या था? एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या था? कहता है देखिए, एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी
एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। जिसमें जो एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था होता था ना, इससे मजदूर लोग को कोई व्यवस्था नहीं था, मतलब एक मजदूर लोग का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन मालिक लोग को बहुत अधिकार होता है, कितना भी कोई भी चीज़ कर ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मजदूर जिस पे खड़ा था कोई भी चीज़ की व्यवस्था नहीं था, कोई भी अधिकार भी नहीं था। वही कहता था यह एक तरफा अनुबंधन, अनुबंधन में क्या बंधा हुआ मजदूर होता है ना, जैसे बंधुआ मजदूर उसी तरह कहता है कि ये एक तरफा बंधुआ अनुबंधन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार था, जितना सीमित होना न चाहिए उससे भी अधिक से था उसका अधिकार, असीमित अधिकार प्राप्त थे। इस व्यवस्था से रबड़ बागानों, फार्मों एवं कारखानों के खेतों में मजदूरों से कम लिया जाता था। किसमें किसी मजदूरों से कम लिया जाता? बगान, बगान रबड़, रबड़ के बगान होता है, रबड़ रबड़ का कहता है। फार्मों एवं कारखाना में मजदूर मतलब कि कारखानों में और खेतों में, किसमें? और खेतों में, ठीक, मजदूरों से कम लिया जाता था। इस किसमें? एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था में एकदम पूरा कम मजदूर चले जाते, उसका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, किसका? मजदूर का। लेकिन मालिक का बहुत अधिकार था, जितना मन उसे मजदूर से कम लेता था, ठीक। कौन कौन सा बाकी रबड़ का मजदूर था, ठीक, कारखाना था, फार्मो था और खेतों में कम जाता था। इसी को बंधुआ मजदूर के रूप में बोल सकते हैं, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद क्या था? इस तरह का कहता है कि भारत में राष्ट्र खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? देखिए महात्मा गांधी से फिक्स से क्वेश्चन है, करेगा चौथा अध्याय जो है ना, जो महात्मा गांधी से ही रिलेटेड है, इसमें बोलता है भारत में राष्ट्रवाद, भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था ना, राष्ट्र से प्रेरित, इसीलिए कहता है। तुर्की के सुल्तान खिलाफा को इस्लाम धर्म का गुरु का माना जाता है। तुर्की के सुल्तान जो था ना, खलीफा, इस्लाम धर्म का क्या कहता है? गुरु माना जाता है, ठीक है। कहता है ब्रिटेन सरकार द्वारा, ब्रिटेन सरकार द्वारा 1919 ईस्वी में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, खलीफा के पद को क्या कर दिया? वह समाप्त कर दिया। कौन? ब्रिटेन है, यानी कि विदेशी इंग्लैंड के थे वे ने कर दिया। तो इसी कारण भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया। इसलिए भारतीय मुसलमान ने जो खिलाफत आंदोलन किया किस कारण से? ये जो इसका समाप्त खलीफा आंदोलन, खलीफा पद जो था ना, इसका खलीफा पद ये क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कौन? ब्रिटेन। इसी कारण मुसलमान एक जगह इकट्ठा मिलकर अपना आंदोलन चालू कर दिया। जो आंदोलन का क्या नाम था? खिलाफत आंदोलन। क्या था? खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो दांडी यात्रा क्या उद्देश्य है? दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य? कहता है दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। कहाँ से? 12 मार्च 1930 ईस्वी को कहाँ से स्टार्ट किया था? साबरमती आश्रम से, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तट था, माने कि समुद्र तट के समुद्र की ओर जाना था और नमक बनाने का था। इसका मुख्य तंत्र ये था, कहते समुद्र तट दांडी पहुंचकर समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग करना था। क्या था? नमक कानून को क्या करना था? ये भंग करना था, इसीलिए इसका यही कानून था। दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से शुरू किया था, साबरमती आश्रम शुरू किया था। और इसका मुख्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि समुद्र तट तक दांडी जाना है और दांडी पहुंचकर समुद्र के जल से नमक बनाकर और नमक को कम तो ना किया कि विदेश यात्री को हमको नमक नहीं खाना है, अपना नमक बना के अपना खाना है। किसका कहता कर्तव्य था? महात्मा गांधी का था। जब उसका नमक खाते हैं तभी तो उसका गुण गाते हैं, उसका नमक ही नहीं खाएंगे तब उसका गुण जल्दी कोई नहीं खाएंगे। इसलिए भारत के सभी आदमी ने क्या कहते हैं? नमक कानून में बहुत सा सारा हिस्सा लिया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझना है? रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट, ठीक। रोलेक्ट एक्ट से क्या कहता है? भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं को दबाने के लिए 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था? 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को इस एक्ट में इस एक्ट के अंतर्गत क्या कर जाता है जानते हैं? इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य या वारंट के भी गिरफ्तार कर, बिना साक्ष्य या वारंट के भी क्या कर लेते? गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। कुछ भी वारंट नहीं, जो भी गलतियां कुछ भी नहीं, इसमें रोलेट एक्ट में क्या करता है? गिरफ्तार कर लेता सभी को, भारतीय भारतीय सभी अपराधी को, कुछ नहीं जो अपराधी था ना, इंग्लैंड ने अपराधी बना दिया था, ठीक है। कहता है कर लिया जा सकता था। तो इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। वारंट एक्ट को कौन सा कानून कहा जाता है? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। तो यदि पकड़ लिया ना तो कोई उपाय नहीं भी, यदि कोई चीज उसका चुनाव हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसे क्या करेगा? पकड़ लेगा, सभी अपना
भारतीय नेता सबको पकड़ लेता है, मेरे अध्यक्ष को पकड़ लेता है, इसीलिए करता है बिना वकील, उसमें कोई भी वकील भी नहीं रह सकता है, अपील भी नहीं हो सकता था कोई भी, और बिना दलील भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता था। इस कानून को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। यदि कुछ काम ही नहीं होता, इसलिए इसको काला कानून के नाम से धर दिया कि कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं भारत में जब तक उसका कानून नहीं होता अंग्रेजों में, इसीलिए इसकी रॉलेट एक्ट का नाम देते हैं। इसे यह कहा है कि 4 नंबर कहते हैं जलियांवाला बाग का हत्याकांड के बारे में लिखा है, ठीक है। कहता है कि डॉक्टर सत्यपाल और किरचू की रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। कौन सा सभा बुलाई? एक सार्वजनिक, सभी का सार्वजनिक हुआ था, सभी का भारतीय रहेगा, उसी को बुलाया गया था कि सार्वजनिक सभा बुलाया गया था, ठीक। सभी आदमी जनता रहेगा कौन का भारत का, ठीक। जहाँ जिला मजिस्ट्रेट कहीं भी नहीं रह देने जाता, इसीलिए जलियांवाला बाग के ही हत्याकांड बुलाया गया था, ठीक है। इसीलिए वहाँ बुलाते हैं, सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, ठीक है। जहाँ जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर था, इंग्लैंड के जो मजिस्ट्रेट था, जिला मजिस्ट्रेट कौन था? ओडायर था। कौन था? ओडायर। कहता है कि कहती ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के, कोई भी चेतावनी नहीं दिया कि तुम्हारे ऊपर गोली चलाएं, क्या चलाएं, बम चलाएं, कोई चेतावनी नहीं दिया ओडायर ने किसी को, नहीं भारतीय सेना को या भारतीय आदमी को, भारतीय व्यक्ति को, ठीक है। बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रहे थे सभा। शांतिपूर्वक क्या होता है? शांति चल रहा था सभा, पर गोलियां चलाकर लगभग, वो अपना क्या थे, वो डायर ने अपना सभी पर गोलियां चलवाने का ऑर्डर दे दिया और गोलियां चलाने लगा। कहता जनरल ओ डायर, कहता है सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल भी हुए थे, बहुत से घायल, बहुत से अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, ठीक है। कोई बहुत से घायल मर गए थे, बहुत से एकदम पूरा इधर उधर, जिस तरह से दाग था ना, जिस तरह को आदमी को दागा था दबा दीवार में, पता है दीवार में, उस तरह से आदमी को छान दिया था गोली मार को डर ने। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना अंग्रेज सब राण चौहान था ना कि भारतीय को जेल से एकदम पूरा गंजन पूरा कर रख दिया था, ठीक। कहता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया था। वे कर दिया क्या जानते हैं? वे इस तरह से गोलियां चलवा दे, कहता है कि मार्शल लॉ लागू है अभी पंजाब में, पंजाब में ही था ये जो है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये पंजाब के ही क्षेत्र में था, ठीक है। पता है कि पंजाब में तो मार्शल लॉ है, इसीलिए अपना माहौल बना रहता है कुछ कांड करने की, इसीलिए इस पर गोलियां बरसा दी। यहाँ कुछ नहीं होता, वो अपने में मिलजुल कर अपने भारतीय सेना, जब भारतीय सभी सामाजिक जो था ना, सभी भारतीय सामाजिक अपना सभा कर रहा था, इसीलिए वहां पर बोल दिया था कि कहीं भी कोई चीज नहीं करना है, लेकिन ये सब अपना घुस के कर रहा था। कहीं भी एक रास्ता नहीं था, एक ही रास्ता, तो उसी रास्ता से जब गोली बरसाने का स्टार्ट किया था, बहुत अंधाधुंध गोलियां बरसा, 1000 से भी, बहुत 1000 से भी बच्चे मरे थे, लेकिन यहाँ पर 1000 में दर्शाया गया, ठीक। कहता है पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया, ठीक है। कहता है कि इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। कहता है जो तथा ना रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि दिया था ना, नाइट की उपाधि कौन अंग्रेज ने, ये भी त्याग दिया। और महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की जो उपाधि दिया था, केसरे हिंद की उपाधि कौन दिया था? अंग्रेज ने। वे भी उपाधि क्या था? त्याग दिया, छोड़ दिया। लो तुम ही रखो ये सब उपाधि, कुछ भी रखो, मेरे सैनिक, मेरे अपने देश के बारे में इतना, मेरे जनता, मेरे भारतीय के बारे में यदि तुम इस तरह से व्यवहार करता है तो तुम्हारा हम कुछ नहीं रखेंगे, जाओ तुम ये सब करो तुम। तो वो इसी टैगोर, तो महात्मा के नाम रविंद्रनाथ टैगोर और क्या था महात्मा गांधी ने ये खत्म कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि और महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि क्या कर दिया? अंग्रेजों का त्याग के दे दिया। लो इस तरह से किया गया था घटना। यदि इस तरह से यदि होता ना भी, तो कुछ अलग उसको मार देते, ठीक है। आपसे भी निर्णय देता कि किस तरह से भारतीय को दबा दबा कर मारा था, और अभी यदि रहता तुम सब क्या करते, ठीक। देखिए कहता है पंद्रह की गांधी इरविन होगा, इरविन गांधी जी, इरविन गांधी जी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौते क्या क्या था? इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में समझौता हुआ था। कहाँ था? 5 मार्च 1931 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में था। किसके किसके बीच? महात्मा गांधी और इरविन के बीच, ठीक है। जिसे गांधी जी जिसे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गांधी पैक्ट या दिल्ली के समझौता के भी नाम से जाना जाता था, ठीक है। इस समझौता के तहत गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया जाता है। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी को बुला रहा था ना, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जे भी नहीं करता था, प्रधानमंत्री जो होता है महात्मा गांधी,
इसीलिए इरविन को लगता है कि पड़ा छटपटी कि ये गुलाम देश के नेता को तुम नहीं भेज सकते हो, तुम क्या वहाँ कर रहे हो ये इटली। इसलिए बहुत दबाव देता हुआ गांधी जी को दूसरा गोल्डन सम्मेलन में उन्होंने का बहुत प्रयास किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। कहता है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। देखिए कहता है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वर्ष 1920 ईस्वी में शुरू किया था। कब किया गया था? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब किया था? 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक, किया गया था। कहते इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार पहली बार क्या था? बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस आंदोलन इस आंदोलन इस आंदोलन इस आंदोलन में किसान, मजदूर, आदिवासियों सबों ने भाग लिया था, इसलिए इसे प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। इसमें जो भाग लिया था ना, सभी ने बढ़ चढ़ कर बहुत हिस्सा लिया था। ठीक, किसमें बढ़ चढ़ कर किसान, मजदूर जितना भी था ना, गरीब गरीब जितना भी भारत का आदिवासी था, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इसलिए कहा था असहयोग आंदोलन, अपना क्या कहते सभी ने सहयोग दिया था। इसलिए इसको बोला जाता है प्रथम जन आंदोलन ही बढ़ता है, क्योंकि प्रथम बार में सभी ने भाग लिया था मिलजुल कर, इसीलिए बढ़ता है प्रथम जन आंदोलन से भी इसे इसको नाम से जाना जाता था, असहयोग आंदोलन। ठीक, एक अगला क्वेश्चन कहता है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण। देखिए, चंपारण सत्याग्रह का गांधी जी के द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया था। ठीक, कौन किया गया था? बिहार के चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा किया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था। कब किया था? 1917 में किया गया था। ठीक, चंपारण में किया गया। ठीक, देखिए अगला कथन कहता है, अगला स्टेप कहता है कि इसका मुख्य उद्देश्य चंपारण के किसानों को तिनकठिया पद्धति से मुक्त दिलाना था। देखिए, ये जो अंग्रेज ने नियम बना दिया था ना 3/20, यानी आप सभी को यदि 20 कट्ठा जमीन यानी कि 1 बीघा जमीन है ना, तो 3 कट्ठा में क्या करना है? नील बोना है। 3 कट्ठा में क्या करना है? नील बोना है। और नील से क्या होता था? खेती पूरा बंजर हो जाता। नील बो देने के बाद क्या होता? खेती पूरा बंजर हो जाता। यदि नील बोल दिया था तो उसमें कुछ भी नहीं, फसल 3 साल तक तो नहीं उपजाता था। इसीलिए किसान नहीं बोना चाहता था। जिसको 6 बीघा जमीन है तो ये बूझ लो कि 3 छा के मैंने कि 6×3 = 18, तो यदि 6 बीघा का जमीन है तो 18 कट्ठा इसी के नीले में बो दिया। इसी को हटाने के लिए महात्मा गांधी को बुलाया गया था। कब बुलाया था? 1917 में। क्या था? चंपारण में। कहाँ बुलाया गया था? चंपारण में। ये इसका मुख्य उद्देश्य है चंपारण के किसानों को 3 कट्ठा पद्धति मैंने 3 कट्ठा जो था ना, 3 कट्ठा जो नील बोने को उसको आजादी दिलाने के लिए बुलाया गया था। किसको? महात्मा गांधी को। कहते इस पर किसानों को अपनी भूमि के 3/20 मैंने कि 3/20 20 कट्ठा में 3 भाग क्या करना है? 3 कट्ठा क्या करना है? नील बोना है। क्या करना है? नील बोना। तो ये अंग्रेजों ने बलजोबड़ी बोलवाता बुनवाता था और कराता था। क्या करता था? देश गुलाम था उसमें। ठीक है, कहते नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे भूमि की उर्वरक में क्या होता? उपजाऊ की क्षमता कम हो जाती थी। ठीक है, और उपजे हुए नील को अंग्रेजों द्वारा अपने मनमाने दाम पर अपना जो उपजाता था, मतलब जो वह 1-2 पैसा देता था, अपने मनमाने ढंग से खरीदता था। अपना पैसा भी नहीं सही से देता था कि इतना नील यदि 3 साल बंजर हो जाता था, जमीन नहीं होता है तो उसका ज्यादा दाम देकर भी ले पैसा, वैसा भी नहीं कम करता था कौन? अंग्रेज ने अपने मनमाने ढंग से लेता था। ठीक, दाम पर लिया जाता था, जिससे किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। इस तरह से यदि सभी को हर साल करते रहेगा तो क्या होगा? किसानों की स्थिति क्या होती है? बहुत दयनीय हो जाएगा। चल पाएगा? कर पाएगा? किसान को भी बहुत कठिनाइयाँ होता है, बहुत की मेहनत होता है। किसान को भारत में बहुत कठिनाइयाँ पड़ता है, इतना आसान से खेती नहीं हो जाता है। ठीक, इसीलिए देखिए कहता है कि देखिए चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण कहता है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? गांधी जी के द्वारा। कब चलाया था? 1917 में बिहार के चंपारण जिला में। कहाँ में? बिहार के चंपारण जिले में। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि चंपारण के किसानों को 3 कट्ठा पद्धति से क्या करना था? मुफ्त दिलाना था। मुफ्त यानी कि एकदम पूरा आजादी दिलाना था 3 कट्ठा प्रणाली से। इस पद्धति में किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्सा मतलब कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या होता है? नील बोना है। ठीक, हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता क्या होता है? कम हो जाती है। यदि नील बोया जाता है उसका उर्वरक क्षमता, उपजाऊ की क्षमता क्या होता है? कम हो जाता है। वही बता कि उर्वरक क्षमता क्या होता है? कम हो जाती थी। ठीक, कहता है कि उपजे हुए नील की अंग्रेजों ने नील उपजाता हुए अंग्रेजों ने द्वारा अपने मनमाने दाम से क्या था? मनमाने दाम से क्या लिया जाता था, ले लिया जाता था, और पैसा भी सही नहीं देता था। किसानों की स्थिति क्या हो गई थी? इस कारण से दयनीय हो गई, बहुत काफी दयनीय हो गई स्थिति, हो गई थी, जर्जर हो गई थी। ठीक, इसलिए इस तरह से किसी को नहीं सताना चाहिए कि बलजबरी कम करवाओ, उसको पैसा ही नहीं दो। सभी तो इंसान ही होता है ना, इसलिए इस तरह नहीं कम करवाना चाहिए किसी को भी नहीं।
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? क्यों हुई थी ये भाई, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? ठीक, कहता है कि भारत में 19वीं शताब्दी में कल कारखानों में मजदूरों का शोषण, क्या कहता है, मजदूरों का शोषण किया जाता था। देखिए भारत में 19वीं शताब्दी में था ना, तो कल कारखानों में मजदूर जो लोग जो काम करता है उसका बहुत शोषण किया था, बहुत कम करवाया जाता था। ठीक, जिसके कारण मजदूर अपनी मांग के लिए एकजुट एकजुट होकर आंदोलन करने लगे। क्या था, इसका जितना शोषण करा जाता था, इसलिए मजदूर सभी ने क्या किया, अपना मिलजुल कर, अपना सभी ने मजदूर मिलकर क्या कहता है, एक आंदोलन शुरू किया। इसी कारण 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय, इसी के कारण क्या करें, इसी कारण जो मजदूर को एकदम पूरा शोषित कर रहा था ना, शोषण कर रहा था ना, इसी कारण लाला 1920 ईस्वी में 1920 में लाला लाजपत राय ने के द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड मैंने क्या, ऑल इंडिया कांग्रेस के, ऑल इंडिया जितना कांग्रेस के नेता था ना, सभी को एकदम पर बोल दो कि ऐसा ऐसा काम करना है, क्योंकि मजदूरों को बहुत सता रहा है कारखाने में, मनमाने ढंग से पैसा देता है, मनमाने ढंग से काम करवाता है, अपना जितना मन हो कम करा, पैसा देने का बहुत कुछ कम देता था, बहुत कम देता है, मनमाने ढंग से अपना खाली कम करता, पैसा को ठहरे नहीं था। ठीक है, इसी को कहता है कि ये जो लाला लाजपत था ना, वे कहता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की क्या करता है स्थापना, क्या मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए, किस लिए क्या था, मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए दिया था कि मजदूर के जितना कम करता था उतना उसका अधिकार होना चाहिए पैसा देने का, है ना, कि कम करवा दे उसको, मन में ढंग से उसका एक साल सा खिला पिला दे, हो गया काम, उसको भी तो अपना घर चलाना है, इसीलिए उसका अपना अधिकार होना चाहिए काम करने के बाद। कहता है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों स्थगित किया, गांधी ने असहयोग आंदोलन जो चला रहे थे क्यों स्थगित किया, ठीक है। कहता है कि वर्ष 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद, कौन सा चौरी, तब कहता है चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन ने हिंसक हिंसक रूप से लिया था। देखिए महात्मा गांधी का ये विचार था कि किसी को हिंसा करके नहीं पता चुकाना, क्योंकि देश गुलाम है, देश गुलाम में या किसी के अंडर में रहते हुए यदि तुम हिंसा करके करिए तो उससे जीत नहीं पाइएगा। इसी कारण से महात्मा गांधी ने ये क्या था, असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन ये सब क्या कर दिया, सभी ने जनता पार्टी ने मिलकर क्या कर दिया, जानते हैं, मना की हिंसा कर दी। इसी कारण से महात्मा गांधी ने क्या था, वापस लेने का निर्णय लिया कि ऐसे में आप सभी मार भी खा लेगा, हम सभी मार खाएंगे, इस तरह से जेल में भी सड़ा दीजिएगा सबको। इसी कारण से वो बोला था, कौन, महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। था वर्ष 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप से ले लिया, हिंसक ले लिया, मैंने हिंसा में के जान मारने क्षति कर दिया। और पुलिस को यदि मारना आता तब पुलिसों को बहा के एकदम पूरा अंदर में जेल में डाल दिया, और इसी बाहर से क्या कर दिया, ये अपने किरासन तेल मिट्टी तेल ना था, उसको मिट्टी तेल छेड़ के एकदम जला दिया जेले को, एकदम पूरा एकदम से मर के 7-8 को पुलिस, इसी कारण से ये हिंसा होने लगा ना, महात्मा गांधी सोचा इस तरह से स्थिति ज्यादा दयनीय हो जाएगा ना, स्थिति बढ़ जाएगा ना, माहौल बढ़ जाएगा ना आंदोलन का, तब हम ही सबको घर क्षति हो जाएगा, क्योंकि तो देश गुलाम है, तुम कुछ कर भी नहीं पाते हो देश में, मैंने कि जेल में जाके सड़ाएगा, कुछ भी करेगा, फांसी दे देगा, तुम कुछ कर पाएगा, क्योंकि देश गुलाम है, वही बोलता है। इसी कारण से, जिसके कारण क्या था, गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। ठीक, हिंसा के कारण, यदि हिंसा नहीं होता तो गांधी जी इस असहयोग आंदोलन को वापस भी नहीं लेते, हिंसा हो गई, इसी कारण से क्या करता, क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और इस सहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद सभी जितना भी भारतीय धर्म नेता, ये सभी सामाजिक जितना भी था भारत का, वे सभी क्या, गांधी जी पर भड़क गया, लेकिन तब फिर भी असहयोग होने के कारण भी, भड़कने के कारण भी, तब फिर महात्मा गांधी को क्या किया, अंडर नहीं किया। सोचता है कि यदि महात्मा गांधी को अंडर कर देता है, अंग्रेज ने सोचा महात्मा गांधी को यदि अंडर कर देते हैं तो ये सभी जनता पार्टी जितना भी सब एक तरफा आ जाएगा, फिर ज्यादा हिंसा कर सकता है, इसीलिए महात्मा गांधी को अंडर नहीं किया। लेकिन महात्मा गांधी ने सोच लिया कि इसमें, इस निर्णय में नहीं हो सकता है, इससे देश आजाद नहीं सकता है कि हिंसा कर देंगे तो एक दो को मार देंगे तो ऐसा नहीं होगा। यही कारण था कि 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन ने क्या कर दिया, ये हिंसा कर दी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या कर दिया, वापस ले लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दो कारण का वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका दो कुछ कारण बताए, कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दो कारण निम्न है। कहता है प्रथम कारण का संपूर्ण विश्व के दो गुटों में बांटना। प्रथम विश्व युद्ध था ना, प्रथम विश्व युद्ध के दो कारण था, प्रथम दो गुटों में बांट दिया। ठीक है, कहता है बटे जाना या बढ़ जाना। कहता है बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे देशों को उपनिवेश बनाने का प्रतिस्पर्धा करना, उपनिवेश बना के दूसरे देश में अपना देश का अधिकार जमाना। ठीक, ऐसा कम करने का अधिकार था। ठीक, प्रथम विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के, प्रथम विश्व युद्ध के दो कारण ये था। कहता है कि प्रथम था संपूर्ण विश्व के गुटों में बांटना, गुट बना के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। कहता है कि
बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे देशों को, बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे क्वेश्चन है, कहता है कि विदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। विदेशी उद्योग का जो आंदोलन था क्या प्रभाव पड़ा उस पर। कहता है विदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। क्या कहता है, विदेशी वस्तुओं का क्या बहिष्कार, यानी कि बाहर किया गया। अपना देश कोई सब सामान अपनाने लगा और विदेशी वस्तुओं को क्या किया, वो बाहर करने लगा। ठीक, अपना नहीं अपनाना था क्योंकि विदेशी आता था, विदेशी यही सामान। ठीक, क्या और कहता है कि स्वदेशी, स्वदेशी अपने देश की वस्तुओं को अपनाया गया। अपने देश को वस्तुओं क्या क्या सभी ने अपनाया गया। जो भी चीज़ है अपना देश का है तो अच्छा है, अपना ही देश का चीज़ यूज करो। ठीक है, वो अपना होना ही चाहिए। इस तरह से तो अपना क्या होता है, अपना सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बढ़ता है। ठीक, अर्थव्यवस्था क्या होता है, बढ़ता है। कहता है कि जिसके कारण भारत में बंद पड़े क्या होता है, उद्योगों में जान आ गया। ठीक, जिसके कारण बंद पड़े उद्योगों में क्या गया, जान पड़े। ठीक, देखिए अगला का क्वेश्चन कहता है कि यही लास्ट क्वेश्चन का, कहता है कि भारतीय, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कहता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, भारतीय कहता है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो था ना, उसकी राष्ट्र स्थापना कहाँ और कहाँ हुई थी, कब और कहाँ हुई थी ना, कब और कहाँ हुई थी। कहता है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1835 में हुई। कब, 28 दिसंबर 1835 को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1835 को मुंबई के सर गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था। कहाँ था, मुंबई के सर गोकुल दास तेजपात महाविद्यालय में हुआ था। वाह, कहा था महाविद्यालय में था। ठीक है, कहता है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के स्थापक ए.ओ. ह्यूम और इसके प्रथम अध्यक्ष, उमेश चंद्र बनर्जी था। ठीक, इसका कौन प्रथम अध्यक्ष था, उमेश चंद्र बनर्जी था। किसका, राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के दिन। ठीक, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी यदि क्लास देख लेते हैं और यदि सभी क्वेश्चन यदि याद कर लेते हैं तो आप सभी को हिस्ट्री में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी से यह रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, यह करना नहीं भूलें। ठीक, इसलिए आप सभी को बढ़िया बढ़िया कंटेंट देने का प्रयास करते हैं और करने के देने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक, इसलिए आप सभी तरह को रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी ये मेरा पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक, यदि वीडियो देखते हैं तो शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। ठीक, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।